फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 की हिस्ट्री, भारत का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम आज। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कभी? जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई, वो मृत्यु हो गई थी, जब हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी का छोड़ा हुआ साम्राज्य उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग तक फैला हुआ था। और मोहम्मद गौरी ने जो छोड़ा था ना साम्राज्य, वो कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग तक फैला हुआ था। परंतु तुर्की साम्राज्य का नियंत्रण पूरी तरह नहीं था। लेकिन जो तुर्की साम्राज्य था उसका नियंत्रण पूरी तरह नहीं था। हर समय इस साम्राज्य के समाप्त होने का खतरा बना हुआ था, और हर समय क्या था कि यह साम्राज्य समाप्त ना हो, इसका खतरा बना हुआ था। ऐसे नाजुक मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहस से काम लिया। ऐसे नाजुक मौके पर क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहस से काम लिया और 1206 में उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। और उन्होंने क्या किया? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहस से काम लिया और 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। तुर्कों द्वारा स्थापित सल्तनत भारत में पहले से स्थापित राज्यों में से भिन्न थी। जो पहले से तुर्कों द्वारा स्थापित सल्तनत थी वो भारत में पहले से स्थापित राज्यों। इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि यह एक सैनिक राज्य था और इसका संचालन मुइजुद्दीन के गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन के हाथों में था। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था, तब भारत में उसके द्वारा छोड़े गए साम्राज्य का वारिस कुतुबुद्दीन ही बना। और फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अपना राज्य मोहम्मद गौरी ने अपना राज्य छोड़ा तो उनका कोई पुत्र नहीं था, जिस वजह से कुतुबुद्दीन ही उनकी जो साम्राज्य था उसका वारिस बना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी द्वारा छोड़ा गया साम्राज्य भारत में एक बहुत बड़े भाग तक फैला हुआ था, लेकिन जो था परंतु तुर्की का साम्राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से नहीं था। हर समय इस साम्राज्य के समाप्त होने का खतरा बना हुआ था, और इस हर समय क्या था कि इस साम्राज्य का समाप्त होने का खतरा बना हुआ था। ऐसे नाजुक मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहस से काम लिया। ऐसे मौके पर क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहस से काम लिया और 1206 में उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। और 1206 में उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। तुर्कों द्वारा स्थापित सल्तनत भारत में पहले से ही स्थापित राज्यों से भिन्न था, और जो तुर्कों में के द्वारा जो सल्तनत भारत में स्थापित थी वो पहले से ही स्थापित राज्यों से अलग थी। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह एक ऐसे सैनिक राज्य था और इसका संचालन मुइजुद्दीन ने गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन के हाथों में था। मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसका सारा साम्राज्य जो छोड़ा था मोहम्मद गौरी ने, सारा साम्राज्य का वारिस कुतुबुद्दीन ही बना। गुलाम या 10 अधिकारी द्वारा अपने स्वामी के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनना कोई असामान्य बात नहीं थी। गुलाम या 10 अधिकारियों द्वारा अपने स्वामी के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये 10 अत्यंत प्रतिभा समापन होते थे। वे इनके लालन पालन में बहुत ही सावधानी और मेहनत की जाती थी, और इनके पालन पोषण में बहुत ही ज़्यादा सावधानी और मेहनत की जाती थी। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इनको सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में कड़ा प्रशिक्षण तो मिलता ही था, साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र में भी ये निष्णात होते थे। ये 10 मामलुक होते थे और इनको अत्यंत महंगे दामों पर बेचा जाता था। अपने मालिकों के परिवार में विवाह भी करते थे, और अपने मालिकों के परिवार में ये विवाह भी करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी हो जाते थे। और जब उनके मालिकों की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी जगह पर उत्तराधिकारी भी हो जाते थे। इसलिए ऐबक
का ऐसा अद्भुत उत्थान न आकस्मिक ही था और न अनोखा था। ना ही तो यह आकस्मिक था और ना ही अनोखा था। यह तो तुर्कों में 10 प्रथा की मुख्य विशेषता थी। तो तुर्कों में एक 10 मुख्य विशेषता थी, 10 प्रथा की मुख्य विशेषता थी जो दासों को बड़े से बड़े पद तक पहुंचाने का पूरा मौका देती थी। जो कि क्या करती थी, दासों को बड़े से बड़े पद तक पहुंचाने का मौका देती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद उन्हें मोहम्मद गौरी के भारतीय राज्य के संरक्षण का कार्य सौंपा गया। उन्हें यह सौंपा गया था, मोहम्मद गौरी के भारतीय राज्य का संरक्षण का कार्य सौंपा गया। भारत में गोरा वंश की सैनिक विजयों में ऐबक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में गौरे वंश की सैनिकों विजयों में ऐबक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐबक ही थे जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। ऐबक ही थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और इसको राजधानी बनाया और दिल्ली को राजधानी बनाया। अजमेर की 2 विद्रोह में रक्षा की और अजमेर में जो थे विद्रोह हुए थे तो उसकी रक्षा की। जयचंद को हराने में उल्लेखनीय कार्य किया। कोयला, अलीगढ़ और रणथंभौर को जीता। बायदू और कन्नौज और कलिंजर, महोबा और खजुराहो 1202 पर अपना अधिपत्य स्थापित किया। उसके एक सेनापति मोहम्मद बख्तियार खलजी ने बिहार और बंगाल को तुर्की साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया उन्होंने? सेनापति मोहम्मद बख्तियार ने खलजी ने बिहार और बंगाल को तुर्की साम्राज्य में मिला लिया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक की सैनिक योग्यता और वफादारी को देखकर उसे भारत के स्थापित तुर्की साम्राज्य का वायसराय बनाया और उसे 1206 में मालिक की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गौरी ने देखा कि जो ऐबक हैं वो सैनिक की योग्यता और उनकी वफादारी को देखकर भारत के जो स्थापित था तुर्की साम्राज्य उसका मालिक की उपाधि प्रदान की उन्हें 1206 में। इस सब का परिणाम ये हुआ कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक को अपने पैर जमाने के लिए और तख्ता हासिल करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। जब उनकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक को कोई परेशानी नहीं हुई, उन्हें पैर जमाने में और अपना तख्ता हासिल करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। ऐबक ने लाहौर जाकर 24 जून 1206 में तुर्की साम्राज्य की बागडोर संभाली। ऐबक ने लाहौर जाकर 24 जून 1206 में तुर्की साम्राज्य की बागडोर संभाली। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्की अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के जो तुर्की अमीर थे उन्होंने ऐबक के पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। इसके विपरीत दिल्ली में अमीरों ने जिनका नेता अमीर दादा मुख्य न्यायाधीश इस्माइल था, सिंहासनारूढ़ होने के लिए इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। इल्तुतमिश बदायूं का हकीम था और इस मौके को उसने हाथ से जाने नहीं दिया। इल्तुतमिश आगे बढ़ा और उसने आराम शाह को लड़ाई के मैदान में हरा दिया। उन्होंने आराम शाह को लड़ाई के मैदान में हरा दिया और उसको मौत के घाट उतारने के पश्चात सुल्तान बन गए और उसको मौत के घाट उतारने के बाद वह वहाँ के सुल्तान बन गए। इल्तुतमिश की उपलब्धियां। इल्तुतमिश को वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का काम शुरू से ही
करना पड़ा। इल्तुतमिश को वास्तविक रूप से दिल्ली की सल्तनत की स्थापना करने का काम शुरू से ही करना पड़ा। इस कार्य में उसे कई आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का संकट का सामना करना पड़ा, और इसको करने के लिए उन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह की कठिनाइयों व संकटों का सामना करना पड़ा, जो विविध प्रकार की थी। शुरू में इल्तुतमिश को दिल्ली के तुर्की अंगरक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब इल्तुतमिश को दिल्ली के तुर्की अंगरक्षकों की विरोध का सामना करना पड़ा, जिनका इल्तुतमिश ने सख्ती से दमन किया, लेकिन इल्तुतमिश के सामने केवल यही समस्या नहीं थी, कई मुख्य तरफ तुर्क अमीर भी उसके सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे, और कोई यही समस्या नहीं थी उनके सामने, और भी कई मुख्य तुर्क अमीर जो थे वो भी उन्हें सल्तनत मानने के लिए तैयार नहीं थे। यल्दुजा और कोबचा ने दिल्ली की प्रभुसत्ता पर अपना अधिकार जताया। किसने? यल्दुजा और कोबाचा ने दिल्ली की प्रभुसत्ता पर अपना अधिकार जताया। बंगाल ने केंद्रीय शक्ति के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया, और बंगाल ने क्या किया, केंद्रीय शक्ति के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया, और अली मर्दान ने लखनौती में शासक बनाने का ऐलान कर दिया। और कौन थे? अली मर्दान ने क्या किया, लखनौती में शासक यानी लखनौती बंगाल में शासक बनाने का ऐलान कर दिया। इल्तुतमिश को केवल तुर्कों अमीरों ने ही चुनौती नहीं दी, नहीं दी, बल्कि राजपूत राजाओं ने भी सिर उठाया। लेकिन जो राजपूत थे और राजा थे उन्होंने भी सिर उठाया और अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए प्रयत्न किया, और अपने जो क्षेत्र थे उनको वापस लेने का प्रयत्न किया। प्रारंभ में जब स्टार्टिंग में जलोर तथा रणथंभौर स्वतंत्र हो गए। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब प्रारंभ हुआ युद्ध तो जलथौर और रणथंभौर स्वतंत्र हो गए। जहां एक ओर से ये समस्या थी कि दूसरी ओर एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्तर पश्चिम सीमा पर खड़ी हो गई, और मुगलों के उत्कर्ष के माध्यम एशिया को हिलाकर रख दिया, और चंगेज खान के नेतृत्व में बंगाल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंच गए थे। जहां एक ओर से ये समस्या थी कि तो दूसरी ओर एक बहुत बड़ी समस्या उत्तर पश्चिम सीमा पर खड़ी हो गई। मुगलों के उत्कर्ष ने मध्य एशिया को हिलाकर रख दिया। मुगलों का जो उत्कर्ष था उसने मध्य एशिया को हिलाकर रख दिया, और चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंच गए थे, और चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच गए। ऐसा मालूम होता था कि वे दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को बिल्कुल मिटा देंगे, और ऐसा मालूम होता था कि वे दिल्ली सल्तनत का जो अस्तित्व है उसको बिल्कुल मिटा देंगे। पर इन कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद इल्तुतमिश घबराए नहीं, लेकिन इन कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद भी जो इल्तुतमिश थे वो घबराए नहीं। इल्तुतमिश एक सुलझा हुआ और चतुर राजनीतिक था। इल्तुतमिश जो थे वो सुलझे हुए और चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने सावधानी और समझौते की नीति अपनाई। गृह युद्ध न होने पाए और उसके प्रतिद्वंदियों ने न भड़क पाए, और गृह युद्ध भी न हो पाए और उसके प्रतिद्वंदी भी न भड़क पाए। इसके लिए उन्होंने यल्दौज के भेजे हुए राजतत्व प्रतीकों को स्वीकार किया उनसे यल्दौज की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया, और उनके जो यल्दौज की प्रभु सत्ता दी गई उसको स्वीकार कर लिया। तत्कालीन परिस्थितियों में यल्दौज के साथ युद्ध रोकने का यही एक उपाय था। क्या था? तत्कालीन परिस्थितियों में यल्दौज के साथ युद्ध रोकने का यही एक सही उपाय था। इल्तुतमिश ने जल्दबाजी नहीं की। जल्दबाजी नहीं की और उस समय की प्रतीक्षा में रहे जब वह अपने शत्रुओं को सरलता से समाप्त कर सके। उसकी प्रतीक्षा में रहे जब वे अपने शत्रुओं को अपने
दुश्मनों को सरलता से समाप्त कर सके। उत्तर पश्चिम में मंगोलों ने ख्वाजा शाह को उसका राज्य से उखाड़ दिया। क्या किया उन्होंने? उत्तर पश्चिमी में मंगोलों ने ख्वाजा शाह को उसके राज्य से उखाड़ दिया। उसने यलदौज को गजनी से भगा दिया। और उन्होंने क्या किया? उसने क्या किया? यलदौज को गजनी से भगा दिया। यलदौज ने भागकर पंजाब से कुबाचा को हटा दिया। क्या किया उन्होंने? कुबाचा को हटा दिया और वहां अधिकार कर लिया और वहां पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार सुल्तान ने शूद्र स्वयं एक दूसरे से लड़कर काफी कमजोर हो गए और इससे इल्तुतमिश को एक के बाद एक दूसरे को समाप्त करने की सुविधा हो गई। इससे क्या हुआ? जब वो एक के बाद वो लड़ते गए, अपने स्वयं छात्रों एक दूसरे से लड़कर काफी कमजोर हो गए और इससे इल्तुतमिश को एक के बाद एक दूसरे को समाप्त करने की सुविधा हो गई। इल्तुतमिश ने यलदौज को 1215 से 1216 में हरा दिया, लेकिन कोबाचा से 1228 में ही छुटकारा पाया जा सका। लेकिन उन्होंने तो सबको, उन्होंने यलदौज को 1215 से 1216 में हरा दिया, लेकिन कुबाचा से उन्होंने 1228 में छुटकारा पाया जा सका। मंगोल संकट को भी उसके द्वारा चतुराई और कूटनीति से टाल दिया गया। इल्तुतमिश के चतुराई और कूटनीति से उन्होंने मुगलों के संकट को भी टाल दिया। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ख्वाराज़मी राजकुमार जलालुद्दीन मकबरीन का पीछा करते हुए बढ़ आए और जलालुद्दीन ने भारत में शरण लेने की योजना की, जिससे इल्तुतमिश बड़े संकट में पड़ गया। उन्होंने क्या किया? जो जलालुद्दीन थे, जलालुद्दीन ने भारत में शरण लेने की योजना बनाई, जिससे इल्तुतमिश पर बड़ा संकट पड़ गया। यदि वह मकबरीन की सहायता करता तो चंगेज खां क्रोधित हो जाता। यदि वह मकबरीन का सहायता करता तो चंगेज खां क्रोधित हो जाता और यह बात सल्तनत के लिए घातक। और यदि इल्तुतमिश मकबरीन की सहायता करता तो चंगेज खां क्रोधित हो जाता और इससे सल्तनत घातक सिद्ध होती। और यदि वह एक शरणार्थी जो कि मध्य एशिया में हीरो बन गया था को मना करता तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। पर इल्तुतमिश के सामने मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत का हित था। इल्तुतमिश के सामने मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत का हित था। वे किसी कीमत पर चंगेज खां को नाराज नहीं करना चाहते थे और वो किसी भी कीमत पर चंगेज खां को नाराज करना नहीं चाहते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने निर्ममतापूर्वक उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या? निर्ममतापूर्वक उसे शरण देने से इनकार कर दिया और मकबरीन हताश होकर 1224 में भारत छोड़कर चला गया। और जो मकबरीन था वो हताश होकर 1224 में भारत छोड़कर चला गया। इसके तुरंत बाद ही मुगलों ने भी प्रस्थान कर दिया। और इसके तुरंत बाद ही क्या हुआ? मुगलों ने भी प्रस्थान कर दिया, क्योंकि उसे भारत विजय की उनकी कोई योजना नहीं थी। चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई और चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? 1227 में। और 1224 में कौन छोड़ के गया था? मकबरीन हताश होकर भारत छोड़कर चला गया था। और इसके तुरंत बाद ही मुगलों ने भी प्रस्थान कर लिया, क्योंकि उन्हें दिखा ही नहीं कि विजय प्राप्त होगी, उन्हें की योजना नहीं थी। इसीलिए और चंगेज खान की मृत्यु 1227 में। मुगल संकट समाप्त हो जाने पर इल्तुतमिश ने अपना ध्यान बंगाल की ओर दिया, जो दिल्ली के लिए कठिनाइयों का स्रोत बना हुआ था। 1211 में अली मर्दान की हत्या के उपरांत हिस्म-उद-दीन इवाज बंगाल का पूर्ण रूप से शासक बन गया। इसकी अली मर्दान की हत्या के उपरांत हिस्म-उद-दीन इवाज बंगाल का पूर्ण रूप से शासक बन गया और अब बंगाल पर ना तो दिल्ली सल्तनत का अधिकार था और ना ही उसकी प्रभुसत्ता का आधार। ना ही अब तो बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार था और ना ही उसकी प्रभुसत्ता का आधार। दिल्ली से दूरी के कारण उस पर अधिकार जमाने में देर तो की जा सकती थी, उससे दूरी के कारण उस पर अधिकार जमाने
में देर तो की जा सकती थी, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को जो समृद्ध भी था अधिक दिनों तक छोड़ा नहीं जा सकता था। दूरी तो की जा सकती थी पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। बंगाल को दोबारा दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने के लिए इल्तुतमिश के राज्यकाल में 3 अभियान हुए। बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने के लिए इल्तुतमिश में राज्यकाल में 3 अभियान हुए। 1225 में सुल्तान इल्तुतमिश ने स्वयं चढ़ाई की। 1225 में इल्तुतमिश ने स्वयं चढ़ाई की। बिहार पर अधिकार कर लिया गया और उसके बाद बिहार पर अधिकार कर लिया गया। इवज के लिए अब यही उचित था कि वे सैनिक टकराव को टाले। और इवज के लिए क्या उचित था कि वह सैनिक टकराव को टाले। फलस्वरूप इवज को दिल्ली की प्रभुसत्ता स्वीकार करनी पड़ी और बहुत सारा धन हर्जाने के रूप में देना पड़ा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसको अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करनी पड़ी, दिल्ली की प्रभुसत्ता स्वीकार करनी पड़ी और बहुत सारा धन हर्जाने के रूप में देना पड़ा। जब इवज ने फिर से स्वतंत्रता होने का प्रयास किया तो इल्तुतमिश ने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उसे हराकर मार डाला और 1226 में लखनऊ पर अधिकार कर लिया। नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बंगाल में एक बार पूर्ण विद्रोह के जो हालात पैदा हो गए थे उसने निपटाने के लिए इल्तुतमिश स्वयं सेना को लेकर आगे बढ़े। विद्रोहियों को उनसे पूर्णतः दबा दिया। विद्रोहियों के नेता बालक को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इल्तुतमिश बंगाल को फिर दिल्ली के अधीन लाने में सफल हुए। नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बंगाल में एक बार पूर्ण विद्रोह के हालात पैदा हो गए थे। उनसे निपटने के लिए इल्तुतमिश ने स्वयं सेना को लेकर आगे बढ़े। इल्तुतमिश खुद ही अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े। विद्रोहियों को उसने पूर्णतः दबा दिया। जो विद्रोही थे उनको पूर्णतः दबा दिया। विद्रोहियों के नेता बालका को मौत के घाट उतार दिया गया और जो विद्रोहियों का नेता था बालका उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह इल्तुतमिश बंगाल को फिर दिल्ली के अधीन लाने में सफल हुए। और इसी तरह क्या हुआ, वो बंगाल को फिर दिल्ली के अधीन लाने में सफल हुए। सुल्तान इल्तुतमिश ने एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या राजपूतों के संघर्ष की थी, जो कि इस बात का फिर से प्रयत्न कर रहे थे कि वे विदेशी राज्य के अधिपत्य में ना रहें। दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि राजपूत विद्रोहियों का दमन हो और जो क्षेत्र उन्होंने जीत लिया है उन्हें पुनः प्राप्त किया जाए। क्या था, सुल्तान इल्तुतमिश की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या राजपूतों के संघर्ष की थी। इस बात का फिर से प्रयत्न कर रहे थे कि विदेशी राज्य के अधिपत्य में ना रहें, क्षेत्रीय राज्यों के अधिपत्य में ना रहें। दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए गृह आवश्यक था कि राजपूत विद्रोहियों का दमन हो और जो क्षेत्र उन्होंने जीत लिया है उनको पुनः प्राप्त किया जाए। इल्तुतमिश ने यह कार्य विधिपूर्वक किया। पहले 1226 में रणथंभौर को जीता गया। दूसरे वर्ष नागौर को और 1231 में ग्वालियर को। राजपूताना का अभियान 1234 से 1235 में भिलास और उज्जैन के विंध्यावंश के साथ समाप्त हुआ। फिर इल्तुतमिश ने मांग के प्रदेश में विद्रोह को शांत किया और अवध और दुआब में तुर्की शासन फिर से बलपूर्वक स्थापित किया गया। कब किया गया? 1234 से 1235 में भिलास और उज्जैन के विंध्यावंश के साथ समाप्त हुआ। फिर इल्तुतमिश ने गंगा के प्रदेश में विद्रोह को शांत किया और अवध और
द्वाब में तुर्की शासन फिर बलपूर्वक स्थापित किया गया। इल्तुतमिश की एक महान उपलब्धि यह है कि उसने गौरी और गजनी की प्रभुसत्ता के से नाता तोड़ दिया और भारत में एक स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। क्या था इल्तुतमिश की महान उपलब्धि का एक कारण यह था कि उन्होंने गौरी और गजनी की प्रभुसत्ता से नाता तोड़ दिया था और भारत में एक स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। आरम शाह या यल्दोज और कुबचा जैसे प्रतिद्वंदियों को हराकर और बंगाल को पूर्ण साम्राज्य में सम्मिलित करके उसने पृथक की प्राप्ति पर रोक लगाई। उन्होंने बंगाल को पूर्ण साम्राज्य में सम्मिलित करके उसने पृथक की प्राप्ति पर रोक लगाई। तुर्की साम्राज्य में इल्तुतमिश ने एकता स्थापित की और न केवल एकता कायम की बल्कि उसे एक मजबूत केंद्र शासन प्रदान किया। संक्षेपित में कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उसने अपना नाम की मुद्राएं भी चलाई। तुर्की साम्राज्य में इल्तुतमिश ने एक एकता स्थापित की और न केवल एकता कायम की बल्कि उसे एक मजबूत केंद्रीय शासन प्रदान किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उसने अपने नाम की मुद्राएं भी चलाई। इल्तुतमिश ने साम्राज्य का बहुत से भागों में, जिन्हें इक्ता या अक्ता कहते थे, बांट दिया और इनको तुर्की सरदारों को दे दिया। और एकता जिसे कहते थे उनको उन्हें बांट दिया और उनको तुर्क सरदारों को दे दिया। अक्तादार का काम था शांति स्थापित करना। राजस्व वसूल करना और अपने वेतन और अपने सरकारी खर्च को राजस्व से निकालकर बाकी धन केंद्रीय सरकार को भेजना। अक्तादार का काम था कि शांति स्थापित करना, राजस्व वसूल करना और अपने वेतन और सरकारी खर्च को राजस्व से निकालकर बाकी धन को केंद्रीय सरकार को भेजना। यह अक्तादारी व्यवस्था यूरोप की जागीरदारी व्यवस्था से भिन्न थी। यह अक्तादारी व्यवस्था यूरोप के जागीरदारी व्यवस्था से भिन्न थी। यूरोप के विपरीत अक्तादार शासकीय कार्यकर्ता थे और उसे भूमि के मालिक नहीं थे और उसमें सदा शासकीय कार्यकर्ता थे पर उस भूमि के मालिक नहीं थे जो उनको दी गई थी। जो भूमि उनको दी गई थी वे उनके मालिक नहीं थे। एक अक्ते से दूसरे अक्ते में उनका तबादला हो सकता था और एक अक्ते से उनका दूसरे अक्ते में तबादला हो सकता था और सुल्तान जब भी चाहता उसको उनसे वंचित भी कर सकता था और सुल्तान जब भी चाहे तो उसको उनसे वंचित भी कर सकते थे। मोहम्मद गौरी और ऐबक के समय से चले आ रहे तुर्क सरदारों के व्यवहार से इल्तुतमिश काफ़ी तंग था। मोहम्मद गौरी और ऐबक के समय से जो चलते आ रहे थे तुर्क सरदारों के व्यवहार, उससे इल्तुतमिश काफ़ी तंग था। उनको काबू में रखने के लिए अपने वफादार गुलामों का एक गुट संगठित किया जिसे चलगानी के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? चलगानी के नाम से जाना जाता है। ये केवल 40 थे और ये केवल कितने थे? 40 थे। यह संख्या में इनसे कम कहना कठिन है और इनको संख्या में इसे कम कहना कठिन है। इस तरह यह भी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये 40 या उससे कम व्यक्ति थे और यह भी कहना मुश्किल है, विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये 40 थे या उससे कम थे या खानदान। लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक है कि चलगानी सुल्तान के निजी गुलाम थे, लेकिन यह कहना कठिन नहीं है कि वो उनके निजी गुलाम थे तथा कुशल वे योग्य व्यक्ति थे वे उनकी स्वामी भक्ति पर निर्भर रह सकते थे और वे उनकी स्वामी निर्भक्ति पर निर्भर रह सकते थे और उनकी सहायता से शासन को अधिक मजबूती से चला सकते थे
इल्तुतमिश के शासनकाल में लाहौर का पतन और दिल्ली का आश्चर्यजनक उत्थान हुआ और दिल्ली धीरे धीरे पूर्व शिक्षा और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फी मिन्हाज उस रियाज और महान निजामी जैसे बुद्धिजीवियों ने उसके दरबार में शोभा बढ़ाई। बहुत से संत, कलाकार और विद्वान दिल्ली में एकत्रित हो गए, जो कि एक समकालीन लेखक के शब्दों में द्वितीय बगदाद बन गया। मंगोलों ने एशिया के अन्य भागों में मुस्लिम शिक्षा केंद्रों को बर्बाद कर दिया था। और मंगोलों ने क्या किया? मंगोलों ने एशिया के अन्य भागों में मुस्लिम शिक्षा केंद्रों को बर्बाद कर दिया था और वहाँ के बुद्धिजीवी भारत में शरण लेने पर विवश हो गए थे। और जो वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे वो भारत में शरण लेने के लिए विवश हो गए थे। इन सब ने दिल्ली की शोभा और बढ़ाई और इन सब से क्या हुआ? दिल्ली की शोभा और बढ़ी। भारत में तुर्क शासन वास्तविक रूप से इल्तुतमिश के समय से आरंभ हुआ था। भारत में तुर्की शासन वास्तविक रूप से इल्तुतमिश के समय से आरंभ हुआ था। उसने राजस्व का एक उच्च आदर्श स्थापित किया और वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो सकी। नव स्थापित तुर्की राज्य की उसने उन तत्वों से रक्षा की जो उसे मिटाने पर उतारू थे। उन्होंने नव स्थापित तुर्की राज्य की उसने उन तत्वों से रक्षा की जो उसे मिटाने पर उतारू थे। उसने न दबने वाले राजपूतों को दबा कर रखा। उन्होंने जो न दबने वाले राजपूत थे उनको दबा कर रखा। अपने चातुर्य और कूटनीति से मंगोल चक्रवर्ती को रोका और विकेंद्रीकरण की शक्ति को क्षीण किया। उसने प्रशासन की एक कार्यवाही प्रणाली स्थापित की और उसे वैधानिक और नीतितम परिणाम प्रदान किया। उसने केवल उस भूभाग को ही सुरक्षित नहीं रखा जो उसने प्राप्त किया, वरना उसको क्षुण्ण और विस्तृत किया। परंतु इल्तुतमिश के कार्यों को पूर्ण अथवा स्थायी नहीं समझा जाना चाहिए। इल्तुतमिश का कार्य था उसको पूर्ण अथवा स्थायी नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन उसकी सफलता विशेषता इस बात में थी कि वह अपना राज्य अपने वंश में सुरक्षित रख सका। लेकिन उसकी सफलता इस विशेषता पर थी कि वह अपना जो राज्य था अपने वंश में सुरक्षित रख सका। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।